नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब को लेकर जो विवाद, जो चर्चा शुरू हुई है, मेरा मानना है कि उसको अगर आप मानेंगे कि ख़त्म हो गई है तो ऐसा नहीं होने वाला। अब इस पूरे विवाद की तह तक जाने की ज़रूरत है। ये जो कुछ दिख रहा है, जो लोकसभा में हुआ, लोकसभा के बाहर हुआ, राहुल गांधी और उनके साथी जो कर रहे हैं, ये मेरा मानना है कि ये सतह है। सतह के नीचे बहुत कुछ है जिसका पता लगाया जाना ज़रूरी है। और इस पता लगाए जाने की कोशिश में मेरा मानना है कि 3 व्यक्ति या संगठन संदेह के घेरे में। पहला जनरल नरवणे, दूसरे प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस और तीसरे राहुल गांधी। ये मुख्य 3 किरदार हैं इस पूरे विवाद के। वैसे तो हमारे देश में, और मैं अपने को भी उसमें शामिल करता हूँ, कि हमारे सेनाध्यक्ष या नौसेना अध्यक्ष या वायुसेना अध्यक्ष या सेना के किसी विंग के अधिकारी, यहाँ तक कि सिपाही का भी बहुत सम्मान करते हैं। उनकी राष्ट्रभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाते, उठाना भी नहीं चाहिए। ये ऐसा संस्थान है जिसको राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, जिसको निजी पसंद नापसंद से ऊपर रखा जाना चाहिए। हम आप जो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, वो केवल हमारी भारतीय सेना के कारण। सबसे बड़ा सिंगल हैंडेड जो कंट्रीब्यूशन है वो भारतीय सेना का है। भारत की सेना के तीनों अंगों की देश की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा की गारंटी है। तो इसलिए मैं ये सवाल करके जनरल नरवणे के चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं संदेह के घेरे में उनको रख रहा हूँ, उसकी वजह है तथ्यों से आप नहीं भाग सकते। राहुल गांधी ने इस अनछपी किताब को संसद में उसके अंश पढ़ने की कोशिश की। बाद में संसद परिसर में किताब की प्रति भी लहराई। उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि उनको किताब मिली कहाँ से या किताब के कंटेंट कहाँ से मिले। पहले तो उन्होंने कहा कि एक मैगज़ीन में छपा था जिसका उन्होंने उद्धरण देने की कोशिश की लोकसभा में, उसकी इजाज़त नहीं मिली। वो सब कहानी हो चुकी है। आप इस षड्यंत्र की गहराई पर विचार कीजिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद इसका एहसास हो गया। एफआईआर में अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा भी जोड़ दी गई है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट दिखाया जनरल नरवणे का 2023 का, कि उनकी पुस्तक प्री पब्लिकेशन बुकिंग के लिए तैयार है। आप सबको मालूम होगा, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि कोई किताब छपने जाती है तो पब्लिक में आने से पहले या बाज़ार में आने से पहले उसकी 3, 4, 5 प्रतियां छपती हैं, जो प्रकाशक, लेखक और कुछ और लोगों को भेजता है। तो ये संभव है कि ये प्री पब्लिकेशन कॉपी हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन समस्या कहाँ है? प्री पब्लिकेशन किताबों का उपलब्ध होना ये कोई अनहोनी बात नहीं है, नई बात भी नहीं है। लेकिन सवाल दूसरा है। अब मैं पहले बात करता हूँ प्रकाशक की। प्रकाशक ने प्री पब्लिकेशन बुक की जो कॉपी थी उसको रिलीज़ क्यों किया, अगर किया तो? क्योंकि ये किताब और इसके कंटेंट 2 ही लोग कर सकते थे, या तो पब्लिशर या लेखक। राहुल गांधी को इन्हीं 2 माध्यमों से मिल सकती थी। तो सवाल यह है कि ये कोई सामान्य किताब नहीं थी। ये हमारे एक्स आर्मी चीफ के मेमोयर्स थे। और जो दावा किया जा रहा है, अगर वो तथ्य उसमें, वो टेक्स्ट उसमें है, तो वो अपनी किताब में आर्मी के ऑपरेशनल डिटेल्स बता रहे हैं। अब आर्मी के जनरल से आप ये अपेक्षा तो नहीं करते कि वो आर्मी के ऑपरेशन डिटेल्स को सार्वजनिक करेंगे, और ये करना गलत है, उनको नहीं मालूम होगा, ये तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, उन्होंने प्री पब्लिकेशन के लिए किताब तैयार है, ये ट्वीट जब किया तब भी उनको मालूम था, और आज भी मालूम है कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री से उसको क्लियरेंस नहीं मिली है। और जनरल नरवणे को ये भी पता होगा कि चीन और भारत युद्ध पर 3 किताबें हैं जिनको आज तक एमओडी से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियरेंस नहीं मिली। वो बाजार में नहीं आई। सवाल ये है कि उनकी किताब कैसे आ गई? तो इसका जवाब तो जनरल नरवणे को भी देना होगा और पब्लिशर को खास तौर से देना होगा। पब्लिशर ने और जनरल नरवणे दोनों ने अपना मुंह खोला कब? जब एफआईआर दर्ज हो गई।
संसद में हंगामा हुआ, संसद नहीं चलने पा रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन पब्लिशर और जनरल नरवणे दोनों ने चुप्पी साध रखी थी। क्यों? इसके पीछे उद्देश्य क्या था? जो पब्लिशर की पोस्ट है उसको शेयर कर दिया जनरल नरवणे ने, ये बात वो पहले भी कर सकते थे। वो कहते पब्लिशर से कि तुरंत बताओ कि ये किताब अभी छपी नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, या कम से कम सार्वजनिक जानकारी नहीं कि उन्होंने ऐसा किया। एफआईआर के बाद भी वो अपना पक्ष नहीं बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि ऑपरेशनल डिटेल आर्मी के उन्होंने क्यों सार्वजनिक करने की कोशिश की अपनी कथित किताब के जरिए। ऐसा है कि मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप दुनिया भर में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ सब जगह इन दोनों लीडरशिप के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, गोपनीय बातें होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बातें होती हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप को अच्छी नहीं लगती, वो सहमत नहीं होते, कुछ मिलिट्री लीडरशिप को अच्छी नहीं लगती, वो सहमत नहीं होते, लेकिन फिर दोनों बात करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचते हैं। वो होता है राष्ट्र का फैसला, वो होता है देश का फैसला। इसलिए जो है ये तो गलवान के ऑपरेशनल डिटेल्स की बात है। मैं आपको बहुत पीछे ले जा रहा हूँ। जब जनरल थिमैया आर्मी चीफ थे, नेहरू जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि लद्दाख की सुरक्षा हमने सेना को सौंप दी है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था। और जब वो संसद से बाहर निकले ये बोलकर, तो जनरल थिमैया उनसे मिलने गए। कहा कि आपने ऐसा किया क्यों? हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी आर्मी नहीं है वहाँ, और आप कह रहे हैं कि सुरक्षा हमने आर्मी के हवाले कर दी है। आपको ये बयान वापस लेना पड़ेगा, इसका खंडन करना पड़ेगा। नेहरू संसद में गए और ये बयान वापस लिया कि सेना को सुरक्षा नहीं सौंपी गई। और उसके बाद देश के रक्षा मंत्री बदल दिए गए। वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री हो गए, या हो सकता है उससे कुछ दिन पहले हो गए हों, वो डेट मुझे ठीक से याद नहीं है। वीके कृष्ण मेनन ने रक्षा मंत्री की हैसियत से जनरल थिमैया को बुलाया। कहा आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है, आप सीधे प्रधानमंत्री से मिलने कैसे चले गए? आपको प्रधानमंत्री से मिलना था तो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जाना चाहिए था। और ये बात जो है ये इनडिसिप्लिन के दायरे में आती है। जनरल थिमैया समझ गए थे कि ये कहलवाया जा रहा है कृष्ण मेनन से। वो घर लौट कर गए या ऑफिस लौट कर गए और वहाँ से उन्होंने त्यागपत्र भेज दिया अपना, बहुत लंबा चौड़ा त्यागपत्र। और आपको बता दें कि आज तक वो चिट्ठी उनका रेजिग्नेशन लेटर सार्वजनिक नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारी विस्फोटक जानकारियां हैं, लेकिन किसी सरकार ने, भाई कांग्रेस की सरकार हटी, उसके बाद दूसरे दलों की सरकार बनी, दूसरे प्रधानमंत्री बने, तो चाहते तो इसको सार्वजनिक कर सकते थे। उसमें नेहरू की गलतियां बताई गई थी, नेहरू सरकार के फैसलों की गलतियां बताई गई थी, और किस वजह से भारत 1962 में इतनी कमज़ोर स्थिति में था हुआ, ये सब, और हमारी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में। लेकिन उसको किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक नहीं किया। जनरल थिमैया ने भी ऐसा नहीं किया कि चिट्ठी लिखी और कुछ दिन बाद उसको जो है रिलीज कर दिया। न उन्होंने किताब लिखी और उसमें उस चिट्ठी के कंटेंट्स जो है वो रिवील किए। ये होता है इंटीग्रिटी का मामला। मैं जनरल नरवणे की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहा हूं। पहली गलती मेरी नज़र में, उनको अगर ये बातचीत जो हुई थी वो अगर सच है तो अपनी किताब में लिखना नहीं चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जब इस पर विवाद शुरू हुआ तो उनको सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि उन्होंने अगर सचमुच किताब में ये लिखा है तो क्यों लिखा, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, किस नीयत से उन्होंने लिखा, इसके जरिए वो क्या संदेश देना चाहते थे। और किताब छपी नहीं है ये भी बताना चाहिए था। उनको प्रकाशक के पीछे नहीं छिपना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो जनरल नरवणे की है जिन्होंने किताब लिखी है। दूसरा मामला आता है प्रकाशक का। प्रकाशक इतने दिनों तक चुप क्यों रहा? उसको तो जो उसने प्रकाशक की ओर से जो पोस्ट आई है सोशल मीडिया पर, ये बात तो उसको पहले से मालूम थी, पहले दिन से मालूम थी। 2023 में जब जनरल नरवणे ने पोस्ट किया तब भी
प्रकाशक को पता था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की क्लियरेंस नहीं मिली है, डिफेंस मिनिस्ट्री के क्लियरेंस के बिना ऐसी किताब छापी ही नहीं जा सकती। तो उसने प्री पब्लिकेशन कॉपी क्यों छापी जिस किताब को एमओडी की क्लियरेंस नहीं मिली है? और इस बात की समय के साथ इस बात की आशंका बढ़ती जाती है कि क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो जनरल नरवणे को चाहिए था कि पहले उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजते। डिफेंस मिनिस्ट्री वेटिंग करती और बताती कि ये हिस्सा निकाल दीजिए, बाकी जाने दीजिए। अब उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा कि नहीं, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, न तो जनरल साहब की ओर से, न प्रकाशक की ओर से, और न ही सरकार की ओर से, कि उन्होंने ये प्री पब्लिकेशन से पहले कॉपी भेजी थी या उसके बाद भेजी। और भेजी तो सरकार को ये बताना चाहिए कि उसमें क्या क्या आपत्तिजनक था, कंटेंट नहीं है। उसमें ये बताना चाहिए कि उसमें कई बातें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक हैं, इस मामले में वो आर्मी के ऑपरेशनल डिटेल्स को उजागर करती हैं। तो जनरल साहब की ये चुप्पी, प्रकाशक की चुप्पी और राहुल गांधी का लगातार झूठ बोलना। पहले कहा किताब छप गई है, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं कि अगर छप गई है उनके पास है तो कहां से आई। लेकिन मैं इन सब मुद्दों को जो है फिलहाल जो है गौड़ मानता हूं। मुख्य मुद्दा है मेरी नज़र में कि ये मुद्दा इसी समय क्यों उठाया गया। जनरल नरवणे की जो पोस्ट है कि प्री पब्लिकेशन बुकिंग के लिए किताब तैयार है 2023 में, हम आज हैं 2026 में। सवाल यह है कि उस समय क्यों नहीं मुद्दा उठा। अगर प्री पब्लिकेशन में कुछ कॉपियां छप गई थीं तो जाहिर है कि वो कंटेंट पहले से उपलब्ध था। तो उस समय कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, यही समय क्यों चुना? आप समझिए कि कॉन्स्पिरेसी यहाँ है, षड्यंत्र यहाँ है। बात इसकी नहीं है कि जनरल नरवणे ने क्या लिखा और उसमें जो कथित रूप से दावा किया जा रहा है लिखा है, अगर हम एक मिनट के लिए तर्क के लिए मान लेते हैं कि सब सही है, तो राहुल गांधी उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनडिसाइसिव है। दुनिया का कोई नेता, कोई सरकार इस बात को तो स्वीकार नहीं करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी की जो बड़ी लकीर है उसको छोटा करना है। लेकिन मैं फिर लौट कर आ रहा हूँ टाइमिंग पर। हमारा यूरोपियन यूनियन से एफटीए साइन हो गया, इंग्लैंड से हो चुका था, और कई देशों से हो गया, कई देशों से होने वाला है, और सबसे बड़ी बात अमेरिका से ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया और उसकी सार्वजनिक घोषणा हो गई। ये घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी की रात में किया। 4 फरवरी को राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं। तो भारत की इतनी बड़ी जो आर्थिक छलांग है, भारत के निर्माताओं के लिए, चाहे बड़े उद्योग हों या फिर मझोले और छोटे उद्योग हों, उनके लिए दुनिया का इतना बड़ा बाजार खुल गया है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकॉनमी है। तो 4 फरवरी को राहुल गांधी का ये मुद्दा उठाना, जबकि संसद में चर्चा किस पर हो रही है? महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन राहुल गांधी उस पर एक शब्द नहीं बोलते। वो जनरल नरवणे की कथित किताब के कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहते थे। लोकसभा स्पीकर ने उनको बता दिया कि इस बारे में संसदीय परंपरा क्या है। जब से दोनों सदन बने हैं तब से यही नियम चला आ रहा है और ये सब पर लागू होता है, चाहे नेता सदन हो यानी प्रधानमंत्री, या नेता प्रतिपक्ष हो जो विपक्ष का नेता होता है, या कोई दूसरा सदस्य, सामान्य सदस्य, सब पर यह नियम लागू होता है। लेकिन राहुल को नियम से मतलब नहीं था। राहुल को किसी और का दिया हुआ एजेंडा लागू कराना था, इस पर विवाद पैदा करना था। आप किस समय अपने देश की टॉप लीडरशिप पर हमला कर रहे हैं जब दुनिया में उसका डंका बज रहा है? भारत अमेरिका की ट्रेड डील कोई सामान्य डील नहीं है, समझिए आप, और यह आसानी से नहीं हुई है।
ये नरेंद्र मोदी के रिजॉल्व को दिखाता है, उनके अंदर जो इस्पात है उसको दिखाता है। इतना धैर्य कोई नेता, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं है जिसने दिखाया हो और अपने स्टैंड से एक रत्ती पीछे ना हटा हो। तो इस डील का पूरे देश में स्वागत हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के अलावा और उनके कुछ साथी दलों के अलावा। अब आप ट्रैक कीजिए, जब जब भारत की दृष्टि से कुछ अच्छा होने वाला होता है तब तब राहुल गांधी इस तरह का मुद्दा उठाते हैं। वो अनजाने में मुद्दा नहीं उठाते, ऐसा नहीं कि उनको किताब के कंटेंट पता चल गए अचानक इसलिए उन्होंने उठा दिया। ये योजनाबद्ध ढंग से एक बड़ा षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये हमारे देश की सैन्य लीडरशिप के सम्मान का मामला है और देश की सैन्य लीडरशिप के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। वो हैं तो हम हैं, ये बात हर भारतीय को हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन पूर्व जनरल हो, कोई पब्लिशर हो या कोई लीडर अपोजिशन हो, इन सब से ऊपर है देश, देश का हित। राष्ट्र पर इनमें से किसी को तरजीह नहीं दी जा सकती, राष्ट्र से बड़ा इनमें से कोई नहीं है। तो इसलिए अगर राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है तो मुझे नहीं मालूम कि जनरल नरवणे जानबूझकर उसका हिस्सा बने या अनजाने में वो फंस गए हैं। ये तो तभी पता चलेगा जब वो सामने आकर बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो तो वो जानबूझकर कर रहे हैं और एक विदेशी पब्लिकेशन हाउस उस खेल को आगे बढ़ा रहा है। अभी तक हम देखते थे कि BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट, इनमें भारत के खिलाफ अभियान चलाया जाता था। उसमें अल जजीरा को भी जोड़ लीजिए, CNN को भी जोड़ लीजिए। अब ये नया तरीका खोजा गया है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये आपत्तिजनक बात थी, अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को लेकर उठाए जाने वाला सवाल था, मुद्दा था, तो 2023 में ही क्यों नहीं उठाया गया? क्यों इंतजार किया गया? ऐसे समय जब भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ रही है, सारी दुनिया के देश, खासतौर से ग्लोबल साउथ के देश देख रहे हैं कि भारत किस तरह से अपनी बात पर अड़ा रहा। अंगद के पांव की तरह प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के वाणिज्य मंत्री और उनकी टीम ने अंगद के पांव की तरह अपना पांव जमा दिया कि इस डील पर हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हमारी जो रेड लाइंस है उसके पीछे हम नहीं हटेंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अमेरिका की ओर से क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। ये मैंने कल भी कहा था कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का भारत ने वादा किया है या घोषणा की है या कमिटमेंट किया है। अमेरिका की ओर से स्पष्टीकरण आया कि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है। 500 बिलियन डॉलर के बराबर का व्यापार करने की मंशा जाहिर की है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जब भारत के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो, उसी समय राहुल गांधी ऐसे मुद्दे लेकर क्यों आते हैं? और इस बार राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, संदेह के घेरे में और दो हैं, पब्लिशर और खुद जनरल नरवणे। जनरल नरवणे की चुप्पी इस विवाद को और बढ़ा रही है और संदेह को और ज़्यादा गहरा कर रही है। तो ऑपरेशनल डिटेल्स को सार्वजनिक करने का क्या अर्थ होता है? ऐसा तो है नहीं कि जनरल नरवणे को पता नहीं हो। उनको ये भी ऐसा नहीं हो सकता कि पता ना हो कि ऑपरेशनल डिटेल्स जिस किताब में लिखे हैं वो उस किताब के पब्लिकेशन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा चल सकता है। ये बात पब्लिशर को भी मालूम थी, ये बात जनरल नरवणे को भी मालूम थी और राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे थे लोकसभा में उनको भी मालूम थी। अब जांच हो रही तो उनको बताना पड़ेगा कि उनको किताब कहाँ से मिली। मेरा मानना है कि राहुल गांधी से पूछताछ में, खासतौर से अगर कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा तो सच्चाई सामने आएगी। तो इस विवाद का अगर आप हल चाहते हैं, इसके बारे में पूरी सच्चाई अगर सरकार जानना चाहती है, तो राहुल गांधी का कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। आप राहुल गांधी को देश की प्रतिष्ठा से, उसकी एकता, अखंडता
और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से इस तरह खिलवाड़ नहीं करने दे सकते। समय आ गया है कि इस पर रोक लगाई जाए। समय आ गया है कि राहुल गांधी को ये बताया जाए कि वो जो कर रहे हैं वो देश विरोधी है, और जो देश विरोधी है उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी। जो भी कितने भी बड़े पद पर हो, कोई भी प्रतिष्ठा हो उसकी, अगर वो राष्ट्र के विरोध में जाता है तो उसको कानून और संविधान के मुताबिक सज़ा मिलनी ही चाहिए। राहुल गांधी का जो रवैया है संसद में, इससे घटिया रवैया किसी नेता, प्रतिपक्ष या विपक्ष के किसी बड़े नेता का कभी नहीं रहा। बड़े बड़े नेता हुए हैं, राहुल गांधी से कद में कई कई गुना बड़े नेता हुए हैं। उनके पास संख्या कम थी, फिर भी वो घोर विरोधी थे जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार के, फिर भी उन्होंने मर्यादा की सीमा नहीं लांघी, क्योंकि उनके अंदर एक नैतिकता थी, उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना थी, उनके मन में संसदीय परंपराओं के प्रति सम्मान था। उनको पता था कि डेमोक्रेसी को अगर कमज़ोर करेंगे, डेमोक्रेसी का सहारा लेकर, तो ये अराजकता की ओर ले जाएगा। तो राहुल गांधी देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।